नमस्कार दोस्तों। और राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम आप लोगों के सामने आ चुका है और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 15,500 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर ली है। और इसी के साथ में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के उम्मीदवार मोरपाल सुमन की हार हुई है। हार ही नहीं हुई है, वे बाल बाल बचे हैं, वरना वे तीसरे नंबर पर आते। और नरेश मीणा जो निर्दलीय थे वे तीसरे नंबर पर रहे हैं। यह तो परिणाम की बात है, लेकिन इस पूरे चुनाव की जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही थी और उसको हम बार बार बता रहे थे, लेकिन बहुत लोगों को उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। खास तौर पर जो राजस्थान की मीडिया है, बहुत सारे राजनीतिक प्रेक्षक हैं, विश्लेषक हैं, वे तमाम लोग जो बातें कर रहे थे वे बिल्कुल इस परिणाम से अलग हटके कर रहे थे। जबकि हम लगातार ये कह रहे थे कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही होगा और अगर बीजेपी बहुत कमजोर होगी तभी नरेश मीणा थोड़ी मजबूती के साथ उभर कर आगे आएंगे। लेकिन यह बात कोई मानने को तैयार नहीं था। अगर आप इन एक एक बातों को समझना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो भी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन चूंकि यह परिणाम आ चुका है, ऐसे में अभी की बात करें कि यह परिणाम आखिरकार कैसे क्यों आया और क्या ऐसा ही परिणाम आना था। तो यह बहुत स्पष्ट रूप से तय था कि जिस दिन कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया की घोषणा हुई थी तो यह तो तय था कि कांग्रेस के पास प्रमोद जैन भाया के अलावा 12 अंतराल में कोई विकल्प नहीं था जिसे टिकट दिया जा सके। तो वह तो सवाल ही खत्म हो गया कि और कौन हो सकता था। तो उस दिन से भाया मैदान में आ गए। लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह थी कि नरेश मीणा ने कह दिया कि मैं निर्दलीय के तौर पर मैदान में आऊंगा। अब नरेश मीणा आएंगे तो नरेश मीणा क्या कांग्रेस का नुकसान करेंगे, यह सोचा जा रहा था। यह सोचकर भाजपा जब टिकट वितरण की बारी आई और सोच रही थी, उस वक्त कहा गया कि भाजपा क्या पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा के परिवार से किसी को टिकट देगी, क्या प्रभुलाल सैनी को टिकट देगी, क्या रघुवीर सिंह कौशल जो यहां से पहले रह चुके हैं उनके बेटे के परिवार में से किसी को देगी, या कोई नया चमत्कारिक उम्मीदवार लाएगी। ये तमाम बातें थी। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में एक जो मुख्य बिंदु था वह था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और क्यों था? क्योंकि यह पूरा जो क्षेत्र है वह उनके दबदबे का क्षेत्र माना जाता है। 5 बार वे सांसद रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके बेटे भी सांसद हैं वहां से। ऐसे में बिना वसुंधरा राजे के भाजपा क्या सोचती है, यह चीज देखनी थी। और लगातार भाजपा में मंथन चलता रहा कि आखिरकार उम्मीदवार कौन हो और समय निकलता रहा। और उस समय जो निकला उसमें प्रमोद जैन भाया लगातार आगे बढ़ते रहे और नरेश मीणा भी अपनी जगह बनाते रहे। ऐसे में जब उम्मीदवार भाजपा घोषित करती उससे ठीक पहले आपको याद होगा कि वसुंधरा राजे का एक बयान आया था। और बयान क्या था? वह बयान था कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। जब यह बयान आया था तब हमने आपको बताया था कि वसुंधरा राजे ने सीधे सीधे कह दिया है कि इस उम्मीदवार जो भी घोषित होगा उससे मेरा लेना देना नहीं है। और यह बात सीधे सीधे अंता की जनता के दिलो दिमाग में चली गई और वहां भाजपा माइनस होना शुरू हो गई। उसके बाद मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बना दिया गया। उम्मीदवार यह सोच के बनाया कि माली वोट जो बहुतायत में है वे तो मोरपाल सुमन के आएंगे ही, लेकिन भाजपा का जो मूल वोट है वह भी उनके साथ जुड़कर आएगा और पार्टी का उम्मीदवार मजबूती के साथ में भाया को टक्कर देकर चुनाव जीत जाएगा। लेकिन मोरपाल सुमन की घोषणा होने के बाद 1 सप्ताह तक लगातार हम कह रहे थे कि वसुंधरा राजे कहां है, वसुंधरा राजे क्यों नहीं आ रही, वसुंधरा का इंपैक्ट क्या होने वाला है। यानी कि पहले उम्मीदवार तय करने में देरी, उसके बाद वसुंधरा राजे का नदारद होना, मुख्यमंत्री का नदारद होना, यानी कि मोरपाल सुमन खुद तो कमजोर थे ही, उनका चुनाव भी कमजोर होता चला गया। फिर अचानक वसुंधरा राजे की एंट्री होती है, एंट्री के साथ में मुख्यमंत्री की एंट्री होती है। मुख्यमंत्री दोनों दो रोड शो करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा उस रोड शो के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वसुंधरा राजे एक बार तो यह कह रही है पंडित भजन लाल शर्मा, यानी कि जो बात अशोक गहलोत एक तरह से हास्यास्पद तरीके से कहते हैं उस तरीके को वसुंधरा राजे ने रोड शो के दौरान अपनाया। इसके अलावा वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री को उस रोड शो के दौरान समस्याएं गिना रही हैं वहां की। यानी कि जो वसुंधरा राजे उस क्षेत्र से मुख्यमंत्री रही हैं
सांसद रही है, उनका बेटा सांसद है, वे मुख्यमंत्री को समस्याएं बता रही है। यानी कि स्पष्ट तौर पे वे ये कहना चाह रही थी कि इस क्षेत्र में समस्याएं बहुत है, सरकार चाहे कोई भी रही हो। यह बात भी जनता में गई और सीधा सीधा संदेश चला गया कि वसुंधरा राजे का इंटरेस्ट इस उम्मीदवार में नहीं है। अब जब उम्मीदवार में इंटरेस्ट नहीं है, ये अगर संदेश किसी में चला जाता है तो निश्चित मानिए उस पार्टी का नुकसान होना तय होता है। अब आइए आप नरेश मीणा पर। नरेश मीणा वोटों को लेकर लड़ रहे थे, मोरपाल सुमन माली वोटों के आधार पर लड़ रहे, लेकिन प्रमोद जैन भाया की जाति का तो वहां वोटर ही नहीं है। और यह बात दोनों उम्मीदवार कह रहे थे, खासतौर पर नरेश मीणा इस बात को टारगेट कर रहे थे कि जिस जाति का वोट 400 नहीं है वह कैसे विधायक बन सकता है। यानी कि मीणा और माली मतदाताओं के अलावा जितनी भी जातियां थी उनको लामबंद करने का काम नरेश मीणा ने कर दिया। और फिर जो आरोप प्रमोद जैन भाया पर लगातार नरेश मीणा टारगेट करते रहे, खाया भाटा खाया बजरी खाया इस तरह के चलाते रहे, मोरिया बुला देंगे, फिर गोविंद सिंह डोटासरा के काफिले के सामने आ जाना, वहां बदतमीजी करना, तमाम भाषण है वे बदतमीजी के देना और अपने आप को इस तरह से दिखाना कि वे अगर मैदान में आ गए तो कोई टिकने वाला नहीं है। फिर उसके अंदर राजेंद्र गुडा के भाषण, फिर उस पर हनुमान बेनीवाल की एंट्री, यानी कि तमाम ऐसे नेताओं की एंट्री नरेश मीणा के साथ रही जिनका भाषा पर कंट्रोल नहीं है। और आप तय मान के चलिए कि यूपी और बिहार में यह भाषा लोगों को पसंद आ सकती है, लेकिन राजस्थान की जनता इस तरह की भाषा को कभी पसंद नहीं करती है। और जितना भाया को टारगेट किया गया, जितना भाया पर कीचड़ उछाला गया, भाया के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ती गई। और सबसे बड़ी बात, मैं बार बार हर वीडियो में एक बात बता रहा था आपको, हर विश्लेषण में मैंने एक बात बताई कि भाया का वोट इंटैक्ट है। वे 6 चुनाव लड़ चुके हैं, एक 12 से, उसके अलावा 5 चुनाव अंता से, 5वां चुनाव अंता से था। यानी कि वे एक एक वोटर को जानते हैं, वोटर उनको जानता है। और जितने भी चुनाव भाया के हुए, एक बात बहुत क्लियर थी कि भाया जब भी जीतते हैं वह अंतराल बड़ा था। और 2 बार वे हारे तो एक बार 3000 से, एक बार 5800 से। यह बात समझना बहुत लोगों को जरूरी था, लेकिन लोगों ने यह बात नहीं समझी। अब जब नरेश मीणा खड़ा था तो क्या सोचा जा रहा था कि नरेश मीणा कांग्रेस को डैमेज करेगा, क्योंकि एसटी खासतौर पर मीणा वोट कांग्रेस का वोट है। अब आप समझिए कि कंवरलाल मीणा से जब प्रमोद जैन भाया 2023 में हारे तो कंवरलाल मीणा के साथ कौन सा वोट था? वही मीणा वोट था। वह मीणा वोट अगर नरेश मीणा ले जा रहे तो वो तो डैमेज सीधा सीधा भाजपा को कर रहे हैं। और आपने देख भी लिया कि नरेश मीणा की ताकत वह वोट बना तो भाजपा तीसरे नंबर पर जाने से बची, सिर्फ 150 वोटों से दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर नरेश मीणा है। अगर भाजपा का उम्मीदवार मजबूत होता, अगर भाजपा आगे बढ़ती, तो यह तय मानिए कि जो एक गणित था उसके अंदर सीधा सीधा था कि प्रमोद जैन भाया और भाजपा के बीच में टक्कर होगी और उसमें 4-5 हजार वोटों का अंतर होता अगर भाजपा का उम्मीदवार मजबूत होता, और नरेश मीणा का वोट 35,000 के आसपास जाकर रुक जाता। लेकिन भाजपा जो जो कमजोर होती गई, नरेश मीणा वैसे वैसे आगे बढ़ते गए और नरेश मीणा 50,000 का आंकड़ा पार कर गए। लेकिन अब एक बात इस पूरे चुनाव में जो है कि किस नेता का कैसा कद क्यों बढ़ने वाला है, तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाजपा में बात करें तो वसुंधरा राजे के कद पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वसुंधरा राजे के पास राजस्थान भाजपा में है क्या? वे सीधा पल्ला झाड़ लेंगी कि ना तो मेरी पसंद का उम्मीदवार था, ना भाजपा ने मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है, मैंने मेरी तरफ से वहां प्रचार किया, मंडलों की बैठक करी, वहां 2 रोड शो किए, इसके बाद जनता ने वोट नहीं दिए, तो इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। दोषी कौन होगा? दोषी होगी सरकार, क्योंकि सरकार के 2 साल के कार्यकाल हो गए। मुख्यमंत्री लगातार, मंत्री लगातार ये बात करें कि 2 साल में हमने 80% घोषणाएं पूरी कर दी, हम विकास के काम कर रहे हैं, हमने पिछली भाजपा सरकार जो कांग्रेस की 5 साल की सरकार थी उससे ज्यादा काम 2 साल में कर दिए। अगर आपने ऐसा कर दिया था तो आखिरकार क्यों कर जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया? यानी कि आपका 2 साल का जो कार्यकाल है 12 अंता की जनता को पसंद नहीं आया, आपने कोई काम नहीं किया, इस बात पर मोहर लगा दी। और अब जब सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल का जश्न मनाएगी तो अंता के उपचुनाव की छाया निश्चित तौर पर उस पर पड़ेगी। अब मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की बातें होंगी, ये तो होना है, और उसमें किसका विकेट उड़ना है यह भी तय है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2 साल के कार्यकाल के अलावा
मंत्रियों ने जो काम किया, फिर मंत्रियों की वहां ड्यूटी लगी जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत अगर करी, सबसे ज्यादा मेहनत करी तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने, जोगाराम पटेल ने, मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष ने, इसके अलावा हीरालाल नागर ने, अनीता बदेल ने, मंजू बागमार ने, इन लोगों ने वहां रहकर बहुत सारा काम किया, नौक्षम चौधरी ने किया। लेकिन नतीजा क्या आया? भाजपा को वे टक्कर में भी नहीं ला पाए और 15,000 से ज्यादा का अंतर हो गया। यानी कि उन मंत्रियों की परफॉर्मेंस आम लोगों में क्या थी, जो वे खुद जाकर बता रहे थे, वह जीरो हो गई। उसके बदले में खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए, गोविंद सिंह डोटासरा गए, टीकाराम जूली गए, इसके अलावा शांति धारीवाल गए। उनके कितने जो भाषण थे, उन्होंने कांग्रेस सरकार की वे योजनाएं बताई जिनका असर पूरे राजस्थान की जनता पर बहुत गहराई से पड़ा था, और वे योजनाएं बताकर उन्होंने निश्चित तौर पर जनता को अपनी तरफ खींचा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कांग्रेस का था, वह था चुनाव प्रभारी अशोक चांदना। अशोक चांदना का प्रभारी बनकर उस क्षेत्र में जाना। आपको याद होगा कि जब चुनाव शुरू हुआ था तो नरेश मीणा की भीड़ या नरेश मीणा के समर्थक प्रमोद जैन भाया को गांव में नहीं घुसने दे रहे थे, या बदतमीजी कर रहे थे, या नारेबाजी कर रहे थे, या जो भी बिहेव कर रहे थे वो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अशोक चांदना चुनाव प्रभारी बनकर अंता पहुंचते हैं, अशोक चांदना की पूरी टीम वहां पहुंचती है, गांव गांव में वे अपनी टीम को तैनात कर देते हैं। वैसे ही प्रमोद जैन भाया की एंट्री गांव में हो जाती है। और आज का जो रिजल्ट आ रहा था, तो बहुत सारे लोग, मेरे पत्रकार साथी भी टीवी चैनलों पर चर्चा कर रहे थे कि अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, यह परिणाम पलट सकता है। लेकिन वे एक चीज नहीं देख रहे थे कि नरेश मीणा को जिन क्षेत्रों से वोट मिल रहा था, उन्हीं क्षेत्रों से प्रमोद जैन भाया वोट ही नहीं ले रहे थे, बल्कि बढ़त लगातार बढ़ा रहे थे। यह एक संकेत था कि जिन गांवों में नरेश मीणा को वोट मिल रहा है, वहां से प्रमोद जैन भाया उनसे कहीं अधिक वोट लेकर निकल रहे हैं। और यही बात थी कि उनकी जीत का अंतर बढ़ना था, और प्रमोद जैन भाया की जीत में अन्य बातें हो ना हो, लेकिन एक रणनीतिक रूप से तो जो अगर कद बढ़ने की बात की जाए, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा अगर अशोक चांदना का कद बढ़ने की बात कोई नहीं करता, तो यह पूरी तरह से राजनीतिक रूप से बेईमानी कही जाएगी। क्योंकि अशोक चांदना ने यह पूरा चुनाव प्रभारी के तौर पर नहीं लड़वाया, बल्कि ऐसे लड़वाया कि वे खुद उम्मीदवार हो वहां के हर जगह। और एक रणनीति कांग्रेस की बहुत अलग रही कि उन्होंने भीड़ और माहौल बनाने की बजाय छोटे छोटे पैकेटों में जो वोट थे उनको निकालकर अपनी तरफ लाने के लिए टीमें लगाई, और वे टीमें छोटी छोटी मीटिंगें करके और उन वोटों को कांग्रेस की तरफ लाने का काम। अब आप सोचिए कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 20-20, 50-50 लोगों से मिल रहे हैं, यानी कि वे एक एक वोट को छू रहे हैं। जबकि दूसरी ओर भाजपा रोड शो कर रही है, नरेश मीणा बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा है, 150 गाड़ियों के साथ में रैली निकाल रहा है, और ये माहौल बना के जताने की कोशिश कर रहा है कि वे चुनाव जीत रहे हैं। जबकि वह रणनीति फेल हुई और कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल कारगर रही। छोटे छोटे पैकेटों से इन्होंने वोट निकाला, और नरेश मीणा जो बदतमीजी कर रहा था उसका जवाब वैसे देने की बजाय अशोक चांदना ने भी कहा कि हमें कोई गलत कह लेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जनता का बुरा नहीं होना चाहिए। यह बात जनता को घर कर गई। और सबसे बड़ी बात, प्रमोद जैन भाया का इंटैक्ट वोट, प्रमोद जैन भाया का व्यवहार, प्रमोद जैन भाया की ओर से कराए गए काम, और प्रमोद जैन भाया को लगातार टारगेट किया जाना उनके पक्ष में गया। और उनके पक्ष में गया तो कांग्रेस यहां से 15,000 वोट लेकर जीती। और इस जीतने का असर यह होगा कि जब सरकार 2 साल के कार्यकाल का जश्न मनाएगी, तो भाजपा पर कांग्रेस पूरी ताकत से हमलावर होगी और बताएगी कि आपके 2 साल के कार्यकाल को जनता ने नकार कर हमें मत दिया है, यानी कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर इस एक विधानसभा उपचुनाव में राजस्थान का जो राजनीतिक संदेश छिपा है, इसे अब समझने की जरूरत है। जो कांग्रेस अब कितना लोगों को समझा पाएगी, क्या भाजपा इस संदेश को समझकर सरकार की कार्यशैली को बदलेगी, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।